नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखा था। पहला हम लोगों ने पैनक्रियाज को देखा था और उसके बाद हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड्स को देखा था। आज के क्लास में हम इन्हीं दोनों टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको हम वन लाइनर के रूप में लेकर आए हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इस कारण वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करेंगे। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है, पहला है कि शरीर का मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग वैसे ग्लैंड को कहते हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में काम करता है, अर्थात एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है। तो हमारे शरीर में पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। इस कारण मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा पैनक्रियाज। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। पैनक्रियाज का कौन सा भाग अंतःस्रावी है? पैनक्रियाज दो भागों में बटा रहता है। इसके भीतर के भाग को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और ये हार्मोन स्रावित करता है। इस कारण हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को ये पैनक्रियाज का अंतःस्रावी भाग कहते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव कौन सा सेल करता है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। इसमें बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करता है, तो आंसर हो जाएगा बीटा सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के निर्माण के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है? इंसुलिन के निर्माण के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। ये फैक्ट आधारित है, इसे आप याद रखेंगे कि इंसुलिन के निर्माण के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। और इंसुलिन का खोज कौन किया था? तो बैंटिंग और बेस्ट ने किया था। ये दोनों आपके फैक्ट आधारित है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इंसुलिन नेचर में क्या है? तो जितने भी हार्मोन हैं वो नेचर में या तो अमीनो एसिड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या स्टेरॉयड होते हैं, या कैटेकोलामाइंस होते हैं। तो इंसुलिन नेचर में प्रोटीन होता है, आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के कम स्राव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन यदि कम स्रावित हो तो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं बदल पाता है, और ग्लाइकोजेन में जब नहीं बदलता है तो ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन के कम स्राव से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होगा। और यदि इंसुलिन अधिक स्रावित होने लगे तो वो सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करना शुरू कर देता है और ग्लूकोज की कमी होने लगती है, जिसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ग्लाइकोजेन क्या है? अभी हमने बताया है कि जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो इंसुलिन उन सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसे लीवर में और मांसपेशियों में संचित कर देता है। जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो वही ग्लाइकोजेन फिर से ग्लूकोज में टूटता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लाइकोजेन क्या है? ये ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला को हम लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस किस हार्मोन के द्वारा होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ ग्लूको ग्लूकोज के लिए है, नियो नया और जेनेसिस मतलब निर्माण, नए ग्लूकोज का निर्माण। ये नए ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? ग्लाइकोजेन के टूटने से ही नए ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये किस हार्मोन के द्वारा होता है? ग्लूकागॉन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार के सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। बीटा सेल में हमने देखा था कि वो इंसुलिन स्रावित करता था और अल्फा सेल ग्लूकागॉन को स्रावित करता है। तो ग्लूकागॉन के द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। अगला, एड्रिनल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? एड्रिनल ग्लैंड की संख्या 2 होती है। हमारे दोनों किडनी के ऊपर ये एक एक पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड दो भागों में बटा रहता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला।
एड्रिनल मेडुला से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग इपिनेफ्रिन या एड्रिनालिन कहते हैं, और ये हमें इमरजेंसी में डिसीजन लेने के लिए ब्रेन को संकेत भेजना शुरू कर देता है। इसी कारण इस हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो इपिनेफ्रिन या एड्रिनालिन ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी से? तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें मुख्य रूप से बीमारी का नाम ही पूछा जाएगा कि एडिसन रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इसके लक्षण को आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैसे एडिसन रोग अगर उत्पन्न हो जाता है तो शरीर से लवण और जल ज्यादा शरीर से बाहर जाने लगते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन उत्पन्न हो जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स इसका आंसर होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कमी से एडिसन रोग उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है कशिंग रोग। कशिंग रोग भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही होता है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगर अधिक स्राव होने लगेगा तब ये कशिंग रोग होता है। एडिसन डिजीज का ये ठीक विपरीत होता है। इसमें शरीर में वाटर और मिनरल्स ज्यादा संचित होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस हार्मोन के कारण महिलाओं के चेहरे पर बाल आ जाते हैं? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की अधिकता से ये उत्पन्न होता है, और इसे ही हम लोग एड्रिनल विरिलिज्म भी कहते हैं। महिलाओं को दाढ़ी मूंछ के स्थान पर कुछ बाल आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4S ग्लैंड किसे कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स को ही हम लोग 4S ग्लैंड कहते हैं। 4S इस कारण कहते हैं क्योंकि यह शुगर पर काम करता है, स्ट्रेस पर काम करता है, सेक्स पर काम करता है और सॉल्ट पर काम करता है। सभी S से स्टार्ट होते हैं, इस कारण हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।